हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेरिवेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ के द्वारा हमें क्या बताना है, कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशंस निकालना है। हमारे जो लास्ट टॉपिक्स थे वो थे गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। इसके लिए हमने क्या किया, कूलम्ब्स लॉ हमें निकालना है गॉस लॉ के द्वारा। हम क्या करते हैं, दो चार्जेस को कंसीडर करते हैं। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज हमारा क्या है Q2। ये दोनों कितनी है, r डिस्टेंस के है। उनके द्वारा हमने क्या किया, एक स्फीयर को ड्रा कर दिया जिस स्फीयर की रेडियस क्या है r। इस स्फीयर की रेडियस क्या है r, और ये स्फीयर कहां से ड्रा किया हमने, Q1 पोजीशन वेक्टर से। कहां से, Q1 पोजीशन वेक्टर से। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने किया कंसीडर टू चार्जेस, दो चार्जेस को कंसीडर किया। कौन कौन से, Q1 एंड Q2, और दोनों कहां पे, एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस के ऊपर, r डिस्टेंस के ऊपर। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने एक स्फीयर को ड्रा किया है जिसकी रेडियस r है विद पोजीशन ऑफ चार्जेस Q1। तो हमने क्या किया फिर, ड्रा ए स्फीयर हुज रेडियस, जिसकी रेडियस क्या है, हुज रेडियस इज r, विद किसके साथ, विद पोजीशन चार्जेस, पोजीशन चार्ज, कौन सा पोजीशन चार्ज, Q के द्वारा, और सॉरी Q1 के द्वारा। और Q1 कहां पे हमारा, एट पॉइंट r के ऊपर। ठीक है, जैसा कि एज गॉसियन सरफेस, जैसा कि गॉसियन सरफेस के अंदर दे रखा है। ठीक है, हमने ये किया। हमने फिर बता रहा हूं, हमने सबसे पहले क्या किया, दो चार्ज को कंसीडर किया Q1 एंड Q2। जो Q1 चार्ज है वो O पॉइंट पे है, और जो Q2 चार्जेस है वो मान लेते हैं किस पॉइंट के ऊपर, हमारा P पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, फिर हमने एक स्फीयर को ड्रा किया है Q1 से। Q1 से इस प्रकार हमने एक स्फीयर को ड्रा किया है। इस स्फीयर की रेडियस भी क्या है, r है। लेट मान लेते हैं इस स्फीयर का जो टोटल सरफेस है वो S है। उस सरफेस का हमने क्या किया, एक ds, हमने एक स्मॉल सरफेस कंसीडर कर लिया। ds क्या है, स्मॉल सरफेस है, किसके ऊपर है, एट पॉइंट P के ऊपर। और E1 क्या है, सॉरी E क्या है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा लेट माना ds, ds क्या है, ds इज द स्मॉल सरफेस। क्या हमारा स्मॉल सरफेस है भाई। ठीक है, किसके ऊपर, ऑन स्फीयर के ऊपर। किसके ऊपर है, स्फीयर के ऊपर। और E क्या है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो एंगल है हमारे पास, जो एंगल ds और E के बीच में जो एंगल है वो क्या है, जीरो। क्या है, जीरो, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, द एंगल बिटवीन ds एंड E इज क्या है, जीरो। ds और E के बीच में एंगल जो हमारा वो क्या है, ds। द एंगल बिटवीन ds एंड E इज जीरो। जीरो एंगल है, तो इसका मतलब थीटा क्या हुआ, 0 डिग्री। दैट इज जो कोस थीटा आएगा हमारा, कोस जीरो वो कितना आएगा, दैट इज 1। कितना है हमारे पास, 1। अब क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हमारे पास जो गॉस लॉ का फॉर्मूला था वो क्या था, E एंड ds किसके बराबर था, Q अपॉन अपसाइड रूट नोट। लेकिन हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है यहाँ पे, Q1। यूनिट वेक्टर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। और थीटा हमारे पास कितना है, 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है, 1। तो E किसके बराबर हुआ, E ds दैट इज Q1 अपॉन में अपसाइड रूट नोट। E को हमने बाहर निकाल लिया, ds क्या है, क्लोज सरफेस एरिया है, Q1 अपॉन अपसाइड रूट नोट। हमें पता है जो क्लोज सरफेस होता है वो किसके बराबर होता है, किसी भी स्फीयर का, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास जो E की वैल्यू आई है, E डॉट 4 पाई r स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1 अपॉन में अपसाइड रूट नोट। लेट माना, अब क्या मानते हैं, जो Q2 हमारा क्या है, एक अनदर चार्ज है, वो किसके ऊपर है, एट पॉइंट P के ऊपर। तो क्या लिखेंगे, लेट Q2 इज द चार्ज, Q2 क्या है, चार्ज है एट पोजीशन, पोजीशन किसके ऊपर, P के ऊपर।
तो अब हमें निकालना क्या है, हमें कूलम्ब्स लॉ निकालना है। कूलम्ब्स लॉ का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो किसके बराबर था, F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 R स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। जो हमारे पास हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो E किसके बराबर था, F/Q। फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और Q क्या हमारे पास यहाँ पे Q2। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, F किसके बराबर हो जाएगा, Q2 इंटू E। और E कहाँ से निकाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करके हम E की वैल्यू रख देंगे। तो E की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आई है, E की वैल्यू आई है E, इसको यहाँ नीचे ले आएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं। तो इस E की वैल्यू यहाँ रखो, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे अच्छे से तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R एक यूनिट वेक्टर। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा कूलम्ब्स लॉ होता है। तो हमने क्या किया, हमने गॉस लॉ के द्वारा हमने किसका डेरिवेशंस कर दिया है, कूलम्ब्स लॉ का, राइट। ये हमारा डेरिवेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ था फ्रॉम गॉस लॉ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखो कोई भी एटम और मॉलिक्यूल्स कब नॉन पोलर हो सकता है, जब उसके सेंटर पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो, एक साथ कोइंसाइड हो। अगर वो एक साथ कोइंसाइड होते हैं तो वो एटम और मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूल्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर said to be non-polar if the क्या हो सकते हैं, non-polar if the center of positive and negative charge are coincide with each other, तो वो एटम और मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल्स में क्या लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट हमारे क्या आते हैं, पोलर क्या होते हैं, वो एटम्स, कोई भी एटम और मॉलिक्यूल्स कब नॉन पोलर हो सकते हैं, जब उनके अंदर जो हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है किसी भी सेंटर के ऊपर वो कोइंसाइड ना हो। तो इसमें ओनली एक चेंज होगा कि द एटम और मॉलिक्यूल आर सेड टू बी पोलर इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट, क्या हो सके, डज नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पोलर एटम और मॉलिक्यूल्स। तो उनके एग्जांपल्स क्या होंगे, एग्जांपल्स में देख सकते हैं क्या, वाटर, नाइट्रोजन NH3, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, इट्स अमोनिया, एंड और क्या हो सकता है NO2। ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, पोलर एटम और मॉलिक्यूल्स, राइट। हमने अभी क्या बताया, नॉन पोलर एटम मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स के सेंटर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो एक साथ, वो होते हैं नॉन पोलर। अगर किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर में एक साथ की बजाय किसी दूरी के ऊपर हो, डिस्प्लेसमेंट हो उन दोनों के बीच में, वो एटम और मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, पोलर एटम मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक्स एक इंसुलेटर
इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। इंसुलेटिंग क्या होते हैं कि जिनमें से करंट पास ना हो सकते। तो डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं विदाउट ब्रेकडाउन, विदाउट ब्रेकडाउन, ठीक है, या विदाउट कंडक्शन। विदाउट कंडक्शन, विदाउट कंडक्शन का मतलब है कि उनके अंदर करंट पास ना होते हुए वो क्या करे, जितनी भी इलेक्ट्रिकल की प्रॉपर्टीज है उनको ट्रांसमिट कर दे। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, दीज आर द इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ये द इंसुलेटिंग मटेरियल, द इंसुलेटिंग मटेरियल which transmit the electrical properties without conduction is called, उन सब को क्या बोलते हैं, is called डाइलेक्ट्रिक्स। हम उन सबको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं भाई। एग्जांपल्स में क्या होगा, वुड लकड़ी, पेपर एटसेट्रा, ये सब क्या है हमारे, ये डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल है, राइट। ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। देखो मान लेते हैं ये अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक्स है, ये इसके डाइलेक्ट्रिक्स के अक्रॉस हमने क्या है, प्लेट लगाई है। यहाँ पर क्या है, इन प्लेट्स के ऊपर ये है पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये इन प्लेट्स के ऊपर कौन से हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो कोई भी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स कब हो सकता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स का अगर हमें पोलराइजेशन होगा तो क्या करना पड़ेगा, जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जितने भी नॉन पोलर एटम है वो सारे क्या हो जाएंगे, पोलर। नॉन पोलर मतलब जैसे ये एक नॉन पोलर है, नॉन पोलर में क्या होता था, पॉजिटिव और नेगेटिव इधर होता है ना, तो उनमें क्या होगा, ये नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड, 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 नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितने भी नॉन पोलर एटम है वो क्या हो जाएंगे, पोलर। तो अब पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो जाए और किसके अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या कराएंगे, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो अब हम डाइलेक्ट्रिक्स की एक एंड तो ये होगी, एक एंड ये होगी, तो इस एंड के ऊपर कौन से चार्ज डेवलप होंगे, दैट इज माइनस नेगेटिव, और इसके एंड के ऊपर कौन से चार्ज डेवलप होंगे, दैट इज +2 चार्ज। मतलब ये चार्ज कौन से होंगे, डाइलेक्ट्रिक्स के एक एंड पे, एक प्लेट पे तो नेगेटिव चार्ज हो गए और एक प्लेट पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो ये सब चार्ज कौन से कहलाते हैं, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस भी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगी, पोलराइजेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया, ये प्रोसेस क्या है कि अगर कोई भी वहन electric field is applied across the dielectric, then each atom or molecules which was non-polar becomes
क्या हो जाएंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, पोलर हो जाएंगे। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टेक प्लेस, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज टेक प्लेस होता है अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो प्रोसेस कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो इसकी एक और डेफिनेशंस क्या लिखेंगे, द प्रोसेस by which displacement of center of positive negative charge take place। क्या लिखेंगे, the process by which the center of positive and negative charges take place under action of external electric field, under action of external electric field is called, उसको क्या बोलते हैं, polarization of dielectrics। क्या बोलते हैं, polarization of dielectric। इसके कारण क्या होंगे, ड्यू टू विच, इसके कारण क्या होंगे, दो अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, दो प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर क्या हो जाएंगे, अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ड्यू टू विच अपोजिट चार्जेस, कौन से अपोजिट चार्जेस, माइनस क्यू और प्लस क्यू, डेवलप एट द टू एंड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एट द टू एंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक। दीज चार्जेस, इन्हीं चार्जेस को क्या बोलेंगे, दीज चार्जेस आर नोन एज, इनको क्या बोलेंगे, चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलेंगे, charges due to polarization of dielectric, right। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पोलराइजेशन की वजह से वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइजेशन के इस डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस जो लगेगा वो हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा, जो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा किसके अपोजिट होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप ड्यू टू दीज पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड set up due to these polarization is called electric field due to polarization, is called electric field due to polarization। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ईपी से। एंड इट अपोजिट टू द, किसके अपोजिट होगा, अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट किया जाता है, दैट इज ई नोट से। किससे, ई नोट से। अगर हमें मान लो हमें यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो क्या होगा, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्सटर्नल में से क्या निकाल लेंगे, पोलराइजेशंस का। तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस प्रोसेस या इन पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोलराइजेशन of dielectric
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। ई किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज ई नॉट माइनस ई पी। मतलब एक्सटर्नल में से क्या घटा देंगे हम, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर हमें यहाँ पे निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है किसका, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का, तो कैसे निकालेंगे, डाइलेक्ट्रिक नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K से डिनोट करते हैं और K का फार्मूला क्या होता है, दैट इज ई एम डिवाइडेड बाई या ई नॉट डिवाइडेड बाई ई। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल क्या है ई नॉट और नेट हमारे पास क्या आया है, दैट इज ई नॉट माइनस ई पी। ये हमारे पास क्या आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्यू टू पोलराइजेशन, राइट। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो पूरा टॉपिक था वो क्या था, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे टॉपिक्स था पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू जो हम किसी डाइलेक्ट्रिक के एक्रॉस अप्लाई करते हैं तो वही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक के एक्रॉस कोई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें विदाउट इट्स इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, कोई भी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो वो जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड applied across the dielectric without its electrical breakdown is called, उसको क्या बोलते हैं भाई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या होती है हमारी डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ई जो ब्रेक डाउन होगा, ई ब्रेक मतलब इलेक्ट्रिकल जो ब्रेक डाउन होगा वो किसके बराबर होगा, वी ब्रेक डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास डी। वी ब्रेक क्या होता है, वी इज द पोटेंशियल, वी क्या होता है यहां पर लिख सकते हैं हेयर, वी क्या है, वी ब्रेक इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक, राइट। और डी क्या है, डी इज द थिकनेस, क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, राइट। अगर इसकी एसआई यूनिट निकाले, एसआई यूनिट ऑफ किसकी भाई, ई ब्रेक की, तो यहां क्या होगा, पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज वोल्ट, और जो थिकनेस की एसआई यूनिट होती है दैट इज मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, दैट इज वोल्ट पर मीटर, राइट। क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। अगर हम इसी का ही अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो वो कैसे होगा, हमें पता है E का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ E ब्रेक, पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, और डिवाइडेड बाय थिकनेस क्या है D, और चार्ज का क्या होता है दैट इज A इंटू टी। अब इस D को ऊपर लेके जाएंगे तो दैट इज 1 अपॉन D। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l2 t - 2, एम्पियर का होता है A, लेंथ का होता है L1 और टाइम का होता है T1। इन सब को ऊपर अगर हम लेके जाएंगे तो हमारे पास टोटल डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, वो क्या होगा m1, L1 को ऊपर लेके गए तो माइनस का जाएगा, ये प्लस का 2 है तो क्या बचेगा ओनली L1, T को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 और A को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1। ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ E ब्रेकडाउन, राइट। ये नेक्स्ट क्या है, ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो रिड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या लिखेंगे? द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या लिखेंगे? द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब कितनी वैल्यू रिड्यूस हुई वो वैल्यू हमने पीछे भी निकाल लिया। हमें पता था E की वैल्यू क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल में से क्या घटा देंगे? पोलराइजेशन ऑफ। अब हमें पता है E सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल चार्ज शीट, उसके अंदर हमारे पास जो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड वो आया था सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आएगा? वैक्यूम के अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल E किसके बराबर आ गया? दैट इज सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया? जो सिग्मा पी है उसको किसके लिए लिख दिया? सिग्मा पी इनटू में n यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे? n यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी n यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई एप्सिलॉन E दैट इज n यूनिट वेक्टर। ये क्या है? सिग्मा सिग्मा p n यूनिट। ये जो नेगेटिव है इस नेगेटिव को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी? एप्सिलॉन नॉट E n यूनिट वेक्टर सिग्मा p n यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू सिग्मा। अब यहां से n यूनिट वेक्टर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या आया? n यूनिट वेक्टर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट E प्लस में सिग्मा p दैट इज इक्वल टू सिग्मा। और क्या लिख सकते हैं? एंड d n यूनिट वेक्टर दैट इज सिग्मा। d किसके बराबर है? d हमारे पास है सिग्मा e प्लस में एप्सिलॉन नॉट e प्लस में सिग्मा p। और यही d, दिस d इज कॉल्ड, इसी d को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे। हमने जो टॉपिक किया है सबसे पहले वो है डेरिवेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? नॉन पोलर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पोलर एटम। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक पढ़ा है, फिर पढ़ा हमने पोलराइजेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, और उसके बाद क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटर और कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो आप कंटिन्यू हमारे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, चैनल्स में कंटिन्यू आप चैनल्स को देखते रहें ताकि हम आपको कंप्लीट सिलेबस +2 का करवा सके प्रॉपर वे से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।